नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। आप सोच सकते हैं कि मेरे अंदर निराशा में ऐसे भाव आ रहे हैं, लेकिन ये निराशा क्यों है? मेरे अंदर ही नहीं, बहुत सारे लोगों के अंदर क्यों है ये निराशा? क्यों आज हर आंखों में कुछ खो देने का भय समाया है? आज क्यों हर धड़कन इस डर से कुछ ज्यादा तेज चल रही है कि कहीं वो हमेशा हमेशा के लिए धड़कना ना बंद कर दे? आज हर जुबान से एक सिसकी निकलती है जो किसी अपने को खोने के बाद जब तब चीख में बदल जाती है। ऐसी चीख से आज मरघट भी चीत्कार कर रहे हैं। बस सिस्टम की आंखें, कान और मुंह सब बंद है। कोरोना नाम की महामारी तो 1.25 साल से आई है ना, लेकिन इन 1.25 साल में खालीपन के सिवाय हमको क्या मिला है? ऐसा नहीं है कि हम हौसले और जज्बे की बात नहीं करना चाहते। हम ये भी नहीं चाहते कि हम इस महामारी को फतेह नहीं करेंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। ये होगा, ये ज़रूर होगा, लेकिन किस कीमत पर? आज हर खबर में यही सवाल छुपा हुआ है। हमने भी आपसे पूछा आपकी खबरों की पसंद पर, तो सबसे ज़्यादा 38% इंडिया ये जानना चाहता है कि 15 दिन में कैसे आई कोरोना संक्रमण की सुनामी। 24% लोग ये जानना चाहते हैं कि आज अदालत को क्यों करना पड़ रहा है सरकार का काम, जबकि 14% इंडिया ये जानना चाहता है कि क्या महाराष्ट्र में फेल हो गया है ब्रेक द चेन। हम सारी खबरें दिखाएंगे पूरी पड़ताल के साथ, क्योंकि 15 दिन में हालात वाकई बद से बदतर हो चुके हैं। देश का पूरा मेडिकल सिस्टम जैसे कि ढह चुका है। इस साल की शुरुआत में जिस कोरोना का हम विदाई गीत लिख रहे थे, वो कोरोना आज हजारों हजार लोगों का मृत्यु लेख लिख रहा है। बस 1 सेकंड और 4 जिंदगियां खतरे में। क्या फायदा ऐसी सरकारों का जो ये एडमिट ना कर सके हॉस्पिटल में, कोई एडमिट करने को तैयार। अस्पतालों से जिंदगी कम, मौत ज्यादा निकल रही है। मर रही है, इनके सामने लाशें पड़ी हुई हैं, इनके सामने कोई देखता नहीं है। इंसानियत मर चुकी है। फिजाओं में विश्वास कम, डर का राज ज्यादा कायम है। ऑक्सीजन ये तो ताला लगा हॉस्पिटल के अंदर। सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, सिर्फ बैठ के बोल रही हैं अपनी कुर्सी के चक्कर में। कोरोना मस्त है, सरकारें पस्त हैं, सिस्टम ध्वस्त है। हे राम, ये कैसा वक्त है? अगर ऑक्सीजन दोगे नहीं तो कैसे, क्या जिंदगी जिएगा आदमी? मार डाला। 2-3 घंटे से मैं खड़ी रही हूं, नहीं किया तो इन्होंने नहीं किया। ये तस्वीरें दिल दुखाती है, ये तस्वीरें परेशान कर देती हैं, ये तस्वीरें रात भर हमको और आपको सोने नहीं देती हैं। मैं दुखी हूँ, मेरा दुख इस देश का दुख है। आज कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही जिसमें किसी चेहरे पर मुस्कान हो या मुस्कुराहट की जरा सी खबर भी हो। हम आपको दरअसल डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप आज के हालात को समझिए। आज एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा केस आए हैं, 3,14,835। इस आंकड़े ने अमेरिका में भी एक दिन के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में जितने केस हमारे देश में आए, वो समूची दुनिया के कोरोना केस के 36% है। यानी दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति कोरोना से पीड़ित जो है वो हिंदुस्तानी है। और 24 घंटे में जितनी ज़्यादा मौत कोरोना से हुई है, वो पूरी दुनिया में कोरोना से हुई मौत का 15% है। यानी कोरोना से मरने वाला 6वां या 7वां शख्स भारतीय ही है। कोरोना महामारी है, इसे एक आदमी खत्म नहीं कर सकता। पूरा देश एकजुट होकर लड़ेगा, तभी कोरोना के खिलाफ निर्णायक कामयाबी हमको मिल पाएगी। कोरोना से इस जंग में लोग अपना बहुत कुछ खो रहे हैं। ऐसे में आपके अपनों को बचा रहे हैं तो वो है डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी दिन रात काम कर रहे हैं। उनका दर्द, उनकी शिकायत हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि देश में इस वक्त
एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या करीब 12,89,000 है। इसमें सक्रिय डॉक्टर यानी वो डॉक्टर जिनका मरीजों से सीधे वास्ता पड़ता है, जो उनका इलाज करते हैं, उनकी संख्या करीब 10,31,000 है। डॉक्टरों की कितनी कमी है इसका अंदाज़ा इस आंकड़े से आपको लग जाएगा जब आपको पता लगेगा कि औसतन एक डॉक्टर पर 1,338 मरीज आते हैं। यानी 1,338 मरीज करने के इलाज के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है हमारे देश में। ये औसत सामान्य दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज जब कोरोना की महामारी है, अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं है, आप सोच सकते हैं एक डॉक्टर 1,300 नहीं 2,600 लोगों का इलाज कर रहा होगा। इन सब के बीच डॉक्टर अपनी जान की कीमत पर लोगों को बचा रहे हैं। दिसंबर तक कोरोना के काल में 747 डॉक्टर्स की जान भी जा चुकी है इलाज करते हुए। उन डॉक्टरों के मन में आज टीस है कि वो ज्यादातर लोगों को अब इस दूसरी लहर में बचा नहीं पा रहे हैं। उन्हें शिकायत है सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, और उनके मन में आक्रोश है कि इस महामारी के खिलाफ हमारे हुक्मरानों से समय पर कदम क्यों नहीं उठाया गया। देखिए डॉक्टरों की पीड़ा दिखाती हमारी ये खास रिपोर्ट। जहां फेफड़ों में जमा जिंदगी की सांसों को सिस्टम की लापरवाही निकाल ले रही है, जहां सरकारें मौत के आंकड़ों को दूर बैठी गिन रही हैं और लोग अपनों को खोने की अंतहीन पीड़ा को, वहां ये सवाल हर दिल में उठता है कि कहां है वो जिन्हें हिंद पे नाज है। माना कि मौत पर तबाही की ये रात बहुत अंधेरी है, लेकिन इस रात में भी सफेद बाना पहने वो लोग हैं जो उजाले की आस दिलाते हैं, जिनके हाथों से कोरोना को डर लगता है और अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ते इंसानों को संभल मिलता है। उन डॉक्टरों ने हजारों हजार जिंदगियों की उस डोर को बड़े जतन से संभाल रखा है जिस पर मौत का साथी बनकर कोरोना झपट्टा मारना चाहता है। माना कि साधन सिमटे हुए हैं। हमारे इन चिकित्सक वर्ग को भी जो हजारों लाखों की संख्या में मरीजों की जान बचा रहे हैं, उन्हें भी वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो उन्हें जीवित रखने के लिए आवश्यक हैं। जैसे सारा हिंदुस्तान जान रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, बेड्स की कमी हो गई है। एक सीनियर डॉक्टर की जो इलाहाबाद के थे, उनकी मृत्यु तो रात भर वो कार में रहे क्योंकि उन्हें दाखिला नहीं मिला, बेड नहीं मिला, और उनकी मृत्यु कार में ही हो गई। डॉक्टरों का हौसला बुलंद है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भरोसा चटक गया है। वो योद्धा हैं जो कोरोना से निकली मौत की सरहद पर जिंदगी की हिफाजत के लिए डरे हुए हैं, लेकिन उन हथियारों का क्या जो उन्हें मिलने चाहिए। कहां है अस्पताल, कहां है बेड, कहां है ऑक्सीजन के सिलेंडर, कहां है वेंटिलेटर। रेशमी ख्वाबों वाले सारे दावों का रेशा रेशा आज उघड़ गया है। बस बचा है तो इन डॉक्टरों का जज्बा जो हमें उबार ले तो उबार ले। हम भरसक प्रयत्न करते हैं कि हम अपने मरीजों का इलाज कर सकें और उन्हें नया जीवन दे सकें और इस परेशानी से बाहर निकाल सकें। पर जो आधारभूत संरचना हमें चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, वो पूरी तरीके से क्रम्बल हो चुका है। सारे अस्पताल भरे हुए हैं, एक एक बेड पे 2-2, 3-3 लोग पड़े हुए हैं। बहुत आसान है दूर खड़े होकर डॉक्टरों की दिलेरी और संवेदना को अपना सलाम भेज देना, लेकिन बहुत कठिन है मौत के समंदर में उतरकर जिंदगी के अमृत को निकाल लाना। हुक्मरानों को वोट दिखता है, चुनाव दिखता है, सत्ता पे लगा दांव दिखता है, लेकिन वो भयंकर महामारी नहीं दिखती जिसने आज लाखों लाख घरों में चीत्कार मचा रखा है। अगर दिखती तो ये आंसू आज हिंदुस्तान के दर्द का इम्तिहान नहीं लेते। आपको 1 से 2 हफ्ता के लिए फॉर मेडिकल रीजंस आपको लॉकडाउन करना पड़ेगी, नहीं तो अभी एंटायर जो अभी प्रेशर में आ रहा है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मरीज खत्म होने का पहले हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएंगे। आपकी सांसें चलती रहें, इसके लिए डॉक्टर अपनी सांसों को दांव पर लगा रहे हैं। आपकी धड़कनें बोलती रहें, इसके लिए उन डॉक्टरों को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि अपने बाल बच्चों से बोल बतिया सकें। उनको लगता है कि वो आपको बीमार करने वाले कोरोना से लड़ लेंगे, लेकिन खुद बीमार हो चुके इस सिस्टम से कैसे लड़ें? हम लोग 20 लाख के आसपास आ गया है, तो वन साइड में हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम कम पड़ रहा है, दूसरे साइड में वैक्सीनेशन अभी ढीला चल रहा है।
बस राहत इतनी है कि उनको शुरू में ही वैक्सीन लग गई, जिसने उनके लड़ने की ताकत को मजबूत बना दिया। 87% हेल्थ केयर वर्कर्स को उनकी पहली डोज देश भर में मिल गई है। 80% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स हैव रिसीव्ड द सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन। यानी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को सुरक्षित रखने में राज्यों के सम्मिलित प्रयासों के साथ हम सफल हुए हैं। कोरोना का ये ज्वार उतर जाएगा, लेकिन अपने पीछे जो बर्बादी और लंबे अरसे तक टीस पैदा करने वाली यादों का मलबा छोड़ जाएगा, उससे हम कैसे बचेंगे? इसीलिए आज जिंदगी बचाने वाले डॉक्टरों की सुनो सरकार। वाकई में डॉक्टर्स किसी भगवान की तरह ही आज की तारीख में हम सबकी सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मचारियों को एबीपी न्यूज़ भी सलाम करता है। आप देखिए कि देखते ही देखते कोरोना ने कैसे सबका असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। बावजूद इसके हर सरकारें अपनी पीठ थपथपाने में लगी हैं और ये बताने में लगी हैं कि वो कितना काम कर रही हैं। अब एक एक करके तमाम सरकारों का जिक्र यहाँ पे कर देते हैं। उन राज्यों की बात करेंगे जिसमें कोरोना की वजह से चीत्कार मची हुई है। नंबर 1 पर आज है महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। 67,468 केस आते हैं महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के। यहाँ पर 33,214 केस आते हैं। तीसरे नंबर पर है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, जहाँ पर कोरोना के आज 24,638 केस आते हैं। चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं BS येदियुरप्पा हैं, जो कि 23,558 केस आते हैं इनके अपने राज्य कर्नाटक में। ये बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। 5वें नंबर पर लेफ्ट वाले यानी केरल वाले P विजयन साहब आते हैं, जिनके केरल में 22,414 मामले आज आए हैं। 6ठे नंबर पर कांग्रेस के अशोक गहलोत है, उनका राजस्थान है, जहां पे 14,622 मामले आते हैं। 7वें नंबर पर जो कोरोना के केस हैं वो कांग्रेस के ही भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ में आते हैं, 14,519 मामले। 8वें नंबर पर बीजेपी के फिर से शिवराज सिंह चौहान आते हैं, मध्य प्रदेश वाले, जिनके 13,107 मामले उनके राज्य में आते हैं। 9वें नंबर पर बीजेपी के ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, 12,553 केसेस के साथ। 10वें नंबर पर जेडीयू वाले नीतीश कुमार हैं, जिनके बिहार में 12,222 केस 24 घंटे में पिछले रिकॉर्ड किए गए हैं। 11वें नंबर पर एडीएमके के E.K. पलानीस्वामी, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, 11,681 मामले आते हैं। और 12वें नंबर पर इस वक्त है टीएमसी की ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जहां पर 10,784 केस आते हैं। आप समझ सकते हैं इन तमाम नेताओं को देखते हुए, इनके तमाम चेहरों को देखते हुए, कि ये वो लोग हैं जो हर पार्टी से आते हैं। बीजेपी भी है, लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है, जेडीयू भी है। यानी ये वो चेहरे हैं अपने राजनीतिक स्पेक्ट्रम के, जिन्होंने अपने बागडोर, अपने राज्यों में क्या हालत कर रखी है स्वास्थ्य सेवाओं की, आप समझ सकते हैं। ये तमाम राज्यों के सभी आंकड़े वाकई में डराने वाले हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको बताने वाले हैं कि कैसे सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहीं और कोरोना आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने लगा। ये सही है कि स्वास्थ्य का मामला राज्यों के अंतर्गत आता है, लेकिन ये भी सही है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी किसी एक राज्य का मामला नहीं है। ये युद्ध जैसे हालात को दिखा रही है। इसीलिए इसमें केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। जवाबदेही केंद्र सरकार की भी बनती है, प्रधानमंत्री मोदी की भी बनती है, लेकिन जवाबदेहियों का निर्वाह नहीं हो रहा, बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल हर दिन बढ़ता जा रहा है। आखिर 14 महीने में ऐसा क्या हुआ? क्यों नहीं हम कोरोना को लेकर तैयार हुए? अगर कोरोना से लड़ने के लिए तैयारी हुई थी तो वो तैयारी जमीन पर दिखाई क्यों नहीं देती है? सरकार चाहती है तो संसद से बड़े कानून को वो यूं पास करा लेती है। सरकार चाहती है तो एक झटके में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को अचानक हटा दिया जाता है। सरकार चाहती है तो जीएसटी कानून आधी रात को घंटा बजाकर लागू देश भर में कर दिया जाता है। ये सब सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार का इकबाल है। ऐसे में सवाल, सरकार ने कोरोना को अब तक राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषित किया? इससे लड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में अब तक तालमेल क्यों नहीं है? क्यों कोरोना पर कुछ सार्थक पहल की जगह सिर्फ और सिर्फ इस देश में राजनीति दिखाई दे रही है और राजनीति ज्यादा हो रही है? इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कल पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। साथ ही कोरोना से लड़ने और बचाव के लिए वो कल 3 और अहम बैठक भी करने वाले हैं। उनकी संजीदगी से उम्मीद जगी है कि हालात सुधरेंगे, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में माहौल बिगड़ा है उससे ये भी लगता है कि कहीं बहुत देर तो नहीं कर दी हुजूर आते आते। आज आलम यह है कि ये कोरोना क्या आम और क्या खास सबको मार रहा है। आज दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री AK वालिया को कोरोना ने ली लिया तो CPM के महासचिव सीताराम येचुरी के जवान बेटे 35 साल के वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। आप सोच सकते हैं कि हालात कितने ज़्यादा खराब हो चुके हैं। वैसे जो बात सबको समझ में आ रही है उसे सरकार को कोर्ट को समझाना पड़ रहा है। आलम यह है कि अब अदालतों को गुस्से भरे निर्देश सरकारों को देने पड़ रहे हैं। कल भी और आज भी दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की कमी को लेकर जमकर फटकार लगाई है और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि राष्ट्रीय योजना बनाने की इस वक्त जरूरत आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ मुद्दों पर अब जवाब मांगा है। केंद्र ने ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में पूछा है कि क्योंकि आज इसकी घनघोर किल्लत हो गई है। केंद्र ने जरूरी दवाओं की आपूर्ति को लेकर भी सरकार से सवाल जवाब किया है। देश के हर आदमी को वैक्सीन लग सके उसके तरीके पर भी सवाल पूछा गया है और यह भी पूछा है कि कोरोना से बचाव के लिए उसके चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का फैसला कौन ले। वास्तव में कई हाईकोर्ट कोरोना को लेकर सरकारों पर सवाल खड़े कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है तो उम्मीद है कि राष्ट्रीय नीति पर जरूर और जल्द कोई बात बने और बननी चाहिए। अलग अलग कोर्ट में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग उच्च न्यायालयों में चल मामलों को देखते हुए एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक राष्ट्रीय स्तर पर पहल करते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों के वितरण पर कोई राष्ट्रीय योजना है या किस तरह की राष्ट्रीय योजना होनी चाहिए, लॉकडाउन लगाने का अधिकार किसके पास है और टीकाकरण को कैसे राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाए, वैक्सीन की आपूर्ति और वितरण राज्यों के बीच में किस प्रकार से हो, इस मामले की सुनवाई कल रखी गई है। कोरोना से किस तरीके से हाहाकार मचा है कोर्ट तक इस बात को समझ रहा है, लेकिन फिर सरकारें अब तक चुप क्यों नहीं, चाहे वो ऑक्सीजन की किल्लत हो या फिर बेड की। आखिर लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है। इस सब का असर उन डॉक्टरों पर पड़ रहा है जो दिन रात एक एक कर मरीजों को बचाने में लगे हैं। इसको इस तरीके से समझिए जरा। डॉक्टरों को लगातार कोरोना मरीजों के संपर्क में रहना पड़ता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना ज्यादा घातक है। इसके कारण डॉक्टरों के संक्रमित होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। वो संक्रमित होते भी हैं और अभी तो आलम यह है कि बीमार होकर भी दूसरों की बीमारी ठीक करने में जुटे हुए हैं। इस महामारी ने सिस्टम की नाकामियों की पोल खोलकर रख दी है। साधन कितने कम हैं ये पता चल गया और इन सीमित साधनों में उनके ऊपर लोगों को बचाने की चुनौती भी डॉक्टर्स के पास ही होती है। जहां इस कोरोना काल में जो जहां है वहीं चुपचाप बैठा है क्योंकि लोगों से मिले जुले तो बीमारी बढ़ने का खतरा है, संक्रमित होने का डर है। उसमें डॉक्टर्स को अपना काम ही नहीं कर पा रहे बल्कि ओवर टाइम करना पड़ रहा है और ये काम इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि इस दौरान उनको लगातार मरीजों के बीच में रहकर PPE किट पहनकर रहना पड़ता है और इस दौरान वो ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना पेशाब कर सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं। इन सब के बाद भी उनका भी घर परिवार है, डॉक्टरों की भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए उनकी चुनौती घर जाने पर अपने परिवार के लोगों को बचाने की भी बहुत बड़ी होती है। डॉक्टरों को अपने परिवार को बचाना है, परिवार के साथ कोरोना के मारे मरीजों को भी बचाना है, लेकिन बचाए कैसे? डॉक्टर उपाय बता सकते हैं। दवाएं और ऑक्सीजन वो कहां से लाएं? आज तमाम अस्पताल बोर्ड टांग दे रहे हैं कि 2 घंटे या 4 घंटे के लिए ही उनके पास ऑक्सीजन बची है। कोरोना का कहर इतना बड़ा हो चुका है कि 18 अप्रैल को सबसे ज्यादा 4,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत हुई। यह अब तक की रिकॉर्ड खपत है। कोरोना से पहले यानी सामान्य दिनों में रोजाना 850 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत होती थी। इस बीच ये भी जानकारी मिली है कि साल 2020-21 की पहली तिमाही में 9,294 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात हुआ।
ये निर्यात पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा रहा। हालात कितने और कैसे खराब हैं, इसको देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें बताती हैं। वो तस्वीरें तमाम आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयावह है। ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। सड़कों पर तड़पते लोग निकम्मी सरकारों की निशानी है। ये वही जनता जनार्दन है जिसके एक एक वोट के लिए सिर झुकाए नेता घूमते रहे, लेकिन अब जनता का मान मर्दन हो रहा है क्योंकि वो सांसें मांग रही है। कर्नाटक के बिदर की इन तस्वीरों ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। कोई फुटपाथ पर पड़ा है तो कोई सड़क पर। लोग बड़ी उम्मीद लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन सा पल आखिरी साबित हो जाए। अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए कि बेड नहीं है। जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। कह रहे रिपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर दूर आप एक हॉस्पिटल है, वहाँ से पहले रिपोर्ट करवा के आओ, फिर हमारे यहाँ 5 किलोमीटर वापस आके एडमिट कराओ। इतनी देर में ट्रैवलिंग में मेरी मम्मी पूरे हो गए। बिदर से करीब 1,500 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस में बैठी इस बुजुर्ग महिला ने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन उनकी सांसें कम होती जा रही थी। न बेड मिल रहा था, न ऑक्सीजन। आखिरकार इसी एम्बुलेंस में उन्होंने दम तोड़ दिया। कहीं पर भी ऑक्सीजन रिफिलिंग नहीं हो पा रही है। मैंने सिलेंडर भी खरीद लिया है, वो खत्म हो गया है और गैस अब है नहीं। कहाँ मिलेगी ये तो कुछ आइडिया ही नहीं है। जहाँ सुनने पर पहुँच रहे हैं मिल नहीं रही। लखनऊ का हाल भी अलग नहीं है। यहाँ भी सीएमओ की चिट्ठी, कंट्रोल रूम और अस्पतालों के बीच एक के बाद एक मरीज दम तोड़ रहे हैं। आम लोगों को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही। सरकार ने ऊपर से आदेश जारी कर दिया कि ऑक्सीजन चिकित्सा संस्थानों को ही दी जाएगी। ऐसे में वो क्या करें जिन्हें ना अस्पताल में बेड मिला और न ही अब घर में ऑक्सीजन मिलेगी। जिसके पास सिलेंडर है उसको तो दे, प्रोवाइड कराएं। जिसके पास नहीं है वो तो फिर अस्पताल जाएगा ही ना। जिसके पास सिलेंडर है उसको तो दे। जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन कहीं सरकारों के झगड़े में अटक रही है तो कहीं किसानों के आंदोलन में। भिवाड़ी से जोधपुर जाने वाला टैंकर 2 घंटे जाम में अटका रहा, लेकिन किसी को सुध नहीं थी। हर किसी को बस अपनी राजनीति चमकानी है। ये है ना, किसान आंदोलन वाले वो बैठे हुए हैं ना, अब वहाँ पे ट्रैफिक 8 नंबर में ट्रैफिक इतना है, पास नहीं कर सकता। वो तो अपने दोनों रोड घेर के पड़े हैं, मतलब आराम से पड़े, उनको कोई टेंशन नहीं है। चाहे पब्लिक मरे चाहे दुनिया मरे, कोई मतलब नहीं है उनको। मुसीबत के इस माहौल में सरकारें अपनी पीठ थपथपा रही हैं। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग ली जिसमें सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में दावा किया गया कि 6,785 मीट्रिक टन की मांग के मुकाबले 6,822 मीट्रिक टन की सप्लाई की जा रही है। अगर ये सच है तो भला बीजेपी के सांसद महेश शर्मा से जुड़े कैलाश अस्पताल ने लोगों को भर्ती करने से मना क्यों कर दिया? हमारे पूरे ग्रुप हॉस्पिटल्स में हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हमने सब जगह एडमिशन भी स्टॉप कर दी है। हम नया पेशेंट ले ही नहीं रहे, क्योंकि जो हमारे पास है कम से कम उसके लायक तो हमारे पास ऑक्सीजन है। ये सही है कि ऑक्सीजन टैंकरों को दौड़ाया गया है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी दौड़ रही है, लेकिन इस बीच में सरकारों की काहेली से न जाने कितने लोगों ने दम तोड़ दिया और न जाने कितनों का नाम तो सरकारी रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा। अब घर घर में दर्द की ऐसी कहानी है जो भुलाई नहीं भूलेगी। लोगों को सांसों के लिए ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हो रही। ऐसे में कोरोना से अपनी जान लोग बचाए कैसे? आप चाहें तो खुद इस मामले में एक पहल कर सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। हमारे साथ हमारी मुहिम का हिस्सा बनिए और मास्क अप इंडिया के जरिए आप ये बहुत आसानी से इस पूरे कोरोना को दूर कर सकते हैं। ये मुहिम आपकी भलाई के लिए है, आपके परिवार की भलाई के लिए है। हैशटैग मास्क अप इंडिया के नाम से एबीपी न्यूज़ ने ये मुहिम शुरू की है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप प्रण करेंगे, आप प्रतिज्ञा करेंगे कि आप हमेशा चेहरे पर मास्क पहन के रखेंगे जिसमें आपका नाक और आपका मुंह पूरी तरीके से कवर्ड होगा, ढका होगा। और जो लोग मास्क पहनकर सेल्फी खींचते हैं, हमको भेजते हैं, वो तमाम तस्वीरें आप रोज़ इंडिया चाहता है में देख पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि आप वाकई में समाज के हीरो हैं और आप जैसे हीरोज़ को दुनिया को, देश को देखना चाहिए कि आप कैसे अपनी तरफ से एक छोटी लेकिन इम्पॉर्टेंट कोशिश कर रहे हैं कोरोना को ख़त्म कर देने की। बहुत बहुत शुक्रिया और हमारा सलाम स्वीकार करिए। वैसे जब ऑक्सीजन का सवाल अदालतों में गूंजने लगा तो समझिए कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं या हाथ से निकल चुके हैं।
भले ही तमाम सरकारें भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की दुहाई देती हों, लेकिन आज हम अब आपको जो रिपोर्ट दिखाएंगे वो ऑक्सीजन की मुनाफाखोरी भी दिखाएगी और कालाबाजारी भी। यानी सरकारों के दावे कितने खोखले हैं वो हमारी इस खास रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। आपको कितने का मिला ये? 12 के 12,000 का। अच्छा, और इसमें फिलिंग करके दिया है? नहीं सर, कितने का देंगे? 12,000 और अटैचमेंट साथ में दे रहे हैं? नहीं, अटैचमेंट नहीं। ये देश की राजधानी है। अब तो काफी सारे आ गए आपके पास, थोड़ा सा तो कुछ डिस्काउंट करिए। हमारे एक सहयोग से आपके अपनों पर जान बच जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं। जहां अब तक पानी बिकता था, अब सांसें भी बिक रही हैं। मुंह मांगा पैसा दो, नहीं तो शमशान की राह पकड़ो। रेंट पर देंगे क्या? नहीं, रेंट पे नहीं है मैडम, रेंट पे नहीं है। नया सिलेंडर है, ये आपको हम दे देंगे, आप ले जाओ। लेकिन सर 12,000 का तो बहुत महंगा दे रहे हैं। मैडम माल नहीं मिल रहा है, क्या करें। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। अस्पतालों के अलावा बड़ी तादाद में लोग घर पर इलाज करा रहे हैं। इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है और ये सिलेंडर मिलते हैं ब्लैक मार्केट में। 10 किलो के सिलेंडर की कीमत पहले 2 से 2,500 होती थी, अब बढ़कर 12 से 17,000 हो गई। कालाबाजारियों की ये हालत एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो गई। करीब 3 घंटे इंतजार करने के बाद दुकानदार ने हमें ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम बताया, जो कि सिलेंडर के असल दाम से 5 गुना ज्यादा था। जहां 10 किलो का एक सिलेंडर 2 से 2,500 में मिल जाता है, हमें एक सिलेंडर के 12,000 रुपए चुकाने को कहा गया। खेल सिर्फ सिलेंडर का नहीं, बल्कि सिलेंडर में ऑक्सीजन भरवाने का भी है। ये राजस्थान के भरतपुर की तस्वीर है, जहां लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जीवन बचाने वाली एम्बुलेंस चलाने वाले। एम्बुलेंस के भीतर ऑक्सीजन सिलेंडर होना जरूरी है, लेकिन जब एम्बुलेंस के ही सिलेंडर भरे नहीं जा रहे तो एम्बुलेंस किस काम की? जो ऑक्सीजन पहले 90 रुपए में भरी जाती थी, अब उसका दाम 500 हो गया। 90 का मिल रहा था उस टाइम, यहाँ पे 500 रुपये मिल रहा है इसमें ब्लैक में। दुकानदार पहले देता था हमें 100 रुपये की ऑक्सीजन, अब मतलब 500 भी मांगता है, 450 भी मांगता है, और फिर भी डुलाता है, जो कहता है कि अभी है नहीं, अभी है नहीं। 60 रुपये का ऐसे मिलता था और 500 रुपये का मिल रहा है। खबर सामने आने के बाद जिला प्रशासन जागा है और कालाबाजारी करने वाली फर्मों पर कार्रवाई की है। मेडिकल ऑक्सीजन के 2 सप्लायर हैं, एक तो बलदेव इंडस्ट्रीज अपने रिको इंडस्ट्रियल एरिया में है और एक सौरभ सप्लायर करके कुबेर गेट पे 2 सप्लायर हैं। तो अब आपका कहना सही हो सकता है कि निश्चित रूप से उसके पास कुछ स्टॉक हो और वो ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहा है। तो आज हमने दोनों जो फर्म्स हैं, दोनों के प्रीमाइसेस को हमने अपने अधिग्रहण में अपने मतलब एक्वायर कर लिया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। लेकिन ऐसा ही एक्शन पूरे देश में क्यों नहीं लिया जा रहा? जहाँ जहाँ किल्लत है वहाँ फायदा उठाने वाले कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं। ऑक्सीजन की कमी से कालाबाजारी का धंधा खूब फल फूल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जालसाजों ने भी अपना धंधा चमकाना शुरू कर दिया है। गुजरात के वडोदरा में एक शख्स नकली सैनिटाइजर बनाते गिरफ्तार किया गया। એના જે સ્ટોકિસ્ટ છે જ્યાં એ વેચતા હતા એની લિસ્ટ અમારી પાસે આવી ગઈ છે। જે માલ વપરાઈ ગયા છે એ તો પરત આવવાના નથી, પણ જે સ્ટોકમાં પડ્યા છે એ તમામને અમે સૂચના કરી છે કે એ માલ અમને પરત આપો। इसी तरह जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी की खबरें भी रोज सामने आ रही हैं। कुछ पकड़े गए हैं, लेकिन अब भी मजबूरी का फायदा उठाने का धंधा खूब फल फूल रहा है, जिस पर तुरंत लगाम लगाए जाने की जरूरत है। अब तो काफी सारे आ गए आपके पास, थोड़ा सा तो कुछ डिस्काउंट करिए। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन या हाफ लॉकडाउन से कोरोना के मामलों पर कंट्रोल किया जा सकता है? उद्धव सरकार ने हफ्ते भर पहले ब्रेक द चेन अभियान के तहत लॉकडाउन सरीखा कदम उठाया था। उससे पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ी थोड़ी बेचैनी दिखाई दी। उसका असर क्या हुआ, जरा उसको देख लीजिए। 1 अप्रैल को महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 24 घंटे के अंदर 43,183 आए, जबकि उसी दिन महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी राज्यों में यह आंकड़े 38,283 थे। यानी महाराष्ट्र अकेले बाकी देश पर भारी था। 10 दिन के बाद यानी 11 अप्रैल को सूरत थोड़ी बदली, तब महाराष्ट्र में एक दिन में मामले 63,294 हो गए, जबकि देश के बाकी अन्य राज्यों में 89,585। और कल की बात करें यानी 21 अप्रैल की, तो महाराष्ट्र में मामले 67,468 थे, जबकि बाकी देश में 2,27,573। अब से एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन स्कीम की घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 14 अप्रैल के बाद ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत किया था। इसके बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना के मामले
बढ़े जरूर हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से तुलना करें तो उसकी रफ्तार अब बेहद धीमी है। छह दिन होने को आए महाराष्ट्र में कोरोना के खिलाफ ब्रेक द चेन के प्रयोग को शुरू हुए, लेकिन कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया, लेकिन जिस रफ्तार से सूबे में महामारी फैल रही है उसे देखते हुए मिनी लॉकडाउन को नया नाम देकर कोरोना को रोकने की कोशिश की जा रही है। सख्त नियमों के बावजूद राज्य में औसतन 64,000 के करीब मरीज रोजाना आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि कोरोना की चेन को तोड़ने की महाराष्ट्र सरकार की कोशिश बेकार हो गई? जो रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन लगाया था, अब ऐसा लग रहा है कि इसके जो डिजायर्ड रिजल्ट थे वो नहीं आए, क्योंकि इतने पार्शियल लॉकडाउन लगने के बाद भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं और डेथ्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार को एक कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और कंप्लीट लॉकडाउन जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है उसको लागू करना पड़ेगा। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि महाराष्ट्र में केस घट नहीं रहे तो उनकी बढ़ने की रफ्तार पर कुछ काबू दिखाई दे रहा है। जब देश के दूसरे राज्यों में कोरोना मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, तब महाराष्ट्र में आने वाले केस लगभग उतने ही हैं जितने पहले आ रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या पूर्ण लॉकडाउन लगाकर इसे रोकना ज्यादा बेहतर नहीं होता? लॉकडाउन जो है अब फिलहाल एक अकेला तरीका नजर आ रहा है कि जो इतनी तेजी से गति इसकी कोरोना के स्प्रेड की है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। कोरोना का जो ये दूसरा कहर यानी कि दूसरी जो वेव है, ये पहली की अपेक्षा अधिक संक्रामक है। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार ने अब ब्रेक द चेन के नियमों को और सख्त करने का फैसला किया है। नए नियम आज रात 8 बजे से लागू होंगे। शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल होंगे। शादी की रस्में 2 घंटे के भीतर पूरी करनी होंगी। एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले को 14 दिन क्वारंटीन रहने का स्टाम्प लगेगा। डीएमए को यात्रा की सूचना देना भी जरूरी होगा। सरकारी दफ्तर में 15% कर्मचारी ही काम करेंगे। सरकारी बस 50% की कैपेसिटी पर चलेगी। महाराष्ट्र सरकार को भी हालात की गंभीरता का अंदाजा है। सख्त नियमों के बावजूद हालात सुधर नहीं रहे। अब अगर ब्रेक द चेन कामयाब नहीं होता तो फिर पूर्ण लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपके प्रोग्राम इंडिया चाहता है का असर हुआ। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती के लिए सीएमओ की चिट्ठी की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया है। आपको याद होगा, कोरोना के मरीजों को सीधे निजी अस्पताल में ले जाने के लिए उनके परिजनों को सीएमओ की मंजूरी चाहिए होती थी। एबीपी न्यूज ने 2 दिन पहले ही ये खबर दिखाई, इस पर सवाल खड़े किए और कहा कि क्यों कोरोना मरीजों की मुसीबतें सरकार बढ़ा रही है। उसका अब असर हुआ है। यूपी सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना का जिस तरीके से विस्तार हुआ है, क्या लॉकडाउन की बंदिशें उसकी जंजीरों को तोड़ पाएंगी? पहले हम आपको वो वजह बताते हैं जिनके चलते हालात यहां तक आ पहुंचे। पिछले 15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि संक्रमण के मामले 3 लाख से ऊपर पहुंच गए? कौन है इसका जिम्मेदार? मामलों को बढ़ने के पीछे वो सिस्टम जो इस पूरी महामारी में नाकाम साबित हुआ है और इसके प्रसार को रोक नहीं पाया। कोरोना के बढ़ने के पीछे बड़ी वजह हम और आपकी लापरवाही भी है, क्योंकि तमाम लोग ना मास्क पहनते हैं, ना सामाजिक दूरी का पालन कर रहे थे। जब लोगों को घर में रोकना था, तब कुछ राज्यों में चुनावों का जोर था, प्रचार चलता रहा, कोरोना उसके बीच में अपने पैर पसारता रहा। सिर्फ चुनाव ही क्यों, आस्था के मेले भी चलते रहे। कुंभ मेले में हजारों लाखों की भीड़ स्नान के लिए आती रही और कोरोना को दावत मिलती रही। कोरोना को रोकने में सरकार अगर जल्द कड़े कदम उठाती तो ये दिन आज ना देखना पड़ता, लेकिन कठोर फैसले में देरी से कोरोना को फैलने का बहुत बड़ा मौका मिल गया। पुरानी कहावत है, जब जागो तभी सवेरा, लेकिन कोरोना में अगर जागने में देर की तो उसका मतलब हजारों की मौत। देश के कई राज्यों में कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, अगर अभी नहीं जागे तो यकीन मानिए हालात संभालने नामुमकिन हो जाएंगे। हॉस्पिटल वाले नहीं तोड़े हैं, मैं तोड़ी हूँ।
जब रोज 3 लाख से ज्यादा नए केस जुड़ रहे हो तो हालात की गंभीरता को आप खुद समझ लीजिए। पूरे देश में इस वक्त कोरोना से हाहाकार है। मरीजों की भारी भीड़ का बोझ उठा पाने में नाकाम स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है। ये हालात किसी एक राज्य में नहीं, देश के हर हिस्से की तस्वीर अमूमन एक जैसी ही है। 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं लिया। 8 राज्यों में संक्रमण की दर पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, केरल और छत्तीसगढ़ में पहली बार एक्टिव केस लाख के पार हैं। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में पिछली लहर में भी मरीजों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में कोरोना जिस तरह अपना पैर फैला रहा है, वहाँ हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में 34,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब पहुंच गई है। 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस अकेले लखनऊ में हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कोरोना के कहर से त्राहिमाम कर रहा है। रोज हजारों केस यहां आ रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए सबसे जरूरी है टेस्टिंग, ट्रैकिंग और अस्पतालों की व्यवस्था। यहाँ टेस्टिंग के लिए लंबी लंबी लाइन लगी है। लंबे इंतजार के बाद भी लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा। दरअसल राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए जो व्यवस्था तैयार की है, वो सिस्टम ही सबसे बड़ी परेशानी की वजह बना हुआ है। सरकार ने हर शहर में एक कमांड सेंटर बनाया है। बिना कमांड सेंटर की इजाजत के किसी भी मरीज की भर्ती नहीं हो रही। इस व्यवस्था का नतीजा ये हो रहा है कि लोग लाल फीताशाही के शिकार हो रहे हैं और इलाज के लिए अस्पताल और कमांड सेंटर के बीच चकरगिन्नी बन गए हैं। यूपी की राह पर अब बिहार भी आगे बढ़ रहा है। हालात हर गुजरते दिन के साथ बदतर हो रहे हैं। पिछली लहर में ही लचर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत सामने आ गई थी और इस बार तो संक्रमण का स्तर पिछली बार से कहीं ज्यादा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि सब काबू में है। ऑक्सीजन की उपलब्धता को बेहतर किया गया है और रेमडेसिविर दवा की भी उपलब्धता, जो जानकारी मिली है भारत सरकार से, कोटा निश्चित हुआ है विभिन्न राज्यों के लिए, बिहार के लिए भी। तो मैं समझता हूं कि अगले 24-48 घंटे में उपलब्धता और बेहतर हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा करें, जमीनी हालात बहुत बेहतर नहीं है। सहरसा में ऑक्सीजन की भारी किल्लत से हाहाकार है, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें दर्द की सारी कहानी बयां कर रही हैं। बिहार में अगर सतर्कता बरती जाए तो हालात समझ सकते हैं, लेकिन जिनके हाथ में जिम्मेदारी है वो आपस में ही उलझे हुए हैं। वाकई में देश में जैसे आफत काल चल रहा है। कोरोना फैला हुआ है, लेकिन इसके बाद भी नेता कोरोना काल की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर वोटों का जुगाड़ करते रहे। नतीजा, कोरोना तेजी से फैलना शुरू हो गया। पहले बंगाल में चुनाव थे, 5 राज्यों में चुनाव थे, अब वो चुनाव उत्तर प्रदेश तक आ गए हैं। जहां उत्तर प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव चल रहे हैं। सुल्तानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पर एक चुनाव अधिकारी की कोरोना से मौत हो गई। सवाल अब ये उठता है कि आखिर वोट के खेल में जिंदगी पर चोट क्यों की जा रही है। ये पश्चिम बंगाल में छठे चरण की वोटिंग की तस्वीरें हैं। बहुत ज्यादा बेकार है इस टाइम में आप अगर कुछ करने चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पुरुष महिलाएं बूथों पर नजर आ रहे हैं। काम होना चाहिए, हम लोग को रोजगार होना चाहिए, बस यही है। काम अभी नहीं है, लॉकडाउन है, बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। भले ही लोगों की संख्या जो है वो वोटर्स की वो चेकिंग करके सैनिटाइज़र, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की लगभग कोशिश की जा रही है और ध्यान में रखा जा रहा है कि हर व्यक्ति जो अंदर जाए वो ग्लव्स पहन कर जाए, अपने मत का इस्तेमाल करे और फिर वापस उस ग्लव्स को यहीं पर छोड़कर जाए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है, लेकिन पूरे प्रचार अभियान के दौरान ये सावधानी गायब थी। पश्चिम बंगाल को लोकतंत्र के उत्सव में लापरवाही की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत इसी कड़वे सच को दिखा रही है। एक तरफ छठे दौर के लिए वोटिंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता भिड़े थे। वहीं अगले चरण के प्रचार का काम भी जारी था। दिनाजपुर में ममता अब भी खिला होने का दावा कर रही हैं। खेला होवे तो, देखा होवे तो, जीता होवे तो। जिस महीने ममता खेला होवे का दावा करती रही, उसी महीने में बंगाल में कोरोना 1500% बढ़ गया।
एक तरफ ममता प्रचार में जुटी हैं तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। हालांकि कोरोना फैलने के बाद रैलियों में भीड़ कम करने के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन शाह के चेहरे पर मास्क अब भी नजर नहीं आया। अभी मुंबई से थोड़ी राहत भरी खबर आई है जो आपको पता होनी चाहिए। वहां कोरोना के मरीजों की संख्या जितनी बड़ी है, जो कि 7,410 तक पहुंची है, लेकिन उससे ज्यादा मरीज आज ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या ऊपर आ गई है जो कि 8,090 है। यह खबर उस शब्द में हमारे यकीन को बढ़ाती है जिसे मैंने ट्विटर पर आज सुबह पोस्ट किया, और वो शब्द है फतेह। इस शब्द पर आप लोगों के तमाम संदेश हमें मिले हैं। इनमें शुभम त्यागी साहब लिखते हैं, समय बदलेगा, कोरोना मुक्त होगी पृथ्वी की सतह, दुख भरे दिन बीतेंगे, दुनिया करेगी कोरोना पर फतेह। अगला संदेश है प्रीति रॉय का, और वो लिखती हैं, जिंदगी में फतेह ऐसे करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, कट तो जाते हैं ऐसी भी जिंदगी, पर जिंदगी ऐसे जियो कि आसान बन जाए। कोरोना के इस दर्द भरे काल में हम आपका दर्द बांटने की भरपूर कोशिश करते हैं। कभी कभी हालात मायूसी को इतना बढ़ा देते हैं कि इंसान का हौसला खत्म हो जाता है। इसीलिए जानबूझकर मैं ट्विटर पर बीते 2 दिनों से ऐसे शब्द डाल रहा हूं जिससे आपका जज्बा बना रहे। कल मैंने जीत शब्द पोस्ट किया था और आज उसी का उर्दू शब्द यानी फतेह। दरअसल हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि लड़ते रहिए, डटे रहिए, फतेह जरूर मिलेगी।